YouTube चैनल अभिज्ञान ऑनलाइन आज ही सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। यहाँ आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे रीट, पटवार, वनपाल या वन रक्षक, LDC, शिक्षक ग्रेड 2, ग्राम सेवक इत्यादि की तैयारी अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में करवाई जाती है। तो आज ही अभिज्ञान ऑनलाइन YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अभिज्ञान ऑनलाइन। हाँ जी दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आज जो क्लास रहेगी वो अपनी रीड से रिलेटेड रहेगी। पहले क्योंकि पटवार की क्लासेस चल रही थी, वहाँ पे भी कुछ एक बच्चे जो हैं वो इन्हीं में से दिख रहे हैं। तो भावी SDM और अशोक गहलोत CM, ये जो बालक हैं जो कि पहले पढ़ रहे थे। तो चलिए अब हम लोग बात करें इस रीट की। और रीट में क्योंकि आप लोगों को पता है कि सिलेबस में माला सोनी ये भी रेगुलर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में से एक हैं जो कि इंग्लिश पढ़ते हैं। तो चलिए देखिएगा, आप लोग लवडोज भी पढ़ रहे हैं इधर। चलो तो देखते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आपका सिलेबस में पॉइंट एक टॉपिक है लिंकिंग डिवाइस। ये प्रेस्क्राइब्ड है और लिंकिंग डिवाइस का मतलब ऐसे डिवाइस जो लिंक करते हैं, चीजों को जोड़ते हैं। ठीक है ना। अगर आप पटवार के सिलेबस से वाकिफ हैं लैंग्वेज 2 से, तो उसमें बहुत ही आसान, बहुत ही सीधे सीधे शब्दों में 3 ग्रामर के टॉपिक का जिक्र किया, जिसमें एक लिंकिंग डिवाइस है, एक कॉनकॉर्ड है और इसके अलावा एक जो है वो मॉडल्स है। ये ग्रामर के टॉपिक हैं 3। तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो लिंकिंग डिवाइस की। अब लिंकिंग डिवाइस को दूसरा नाम मैंने आज के जो सिलेबस मतलब आज की जो क्लास रही होगी उसमें आप लोगों को जो शुरू में जो फोटो भी दिखा है, जिसमें उसमें भी मैंने साथ में स्लैश लगवा करके लिखवाया ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, बल्कि कंजंक्शन जो होते हैं वही है। ये समझ में बैठी क्या बात? कंजंक्शन है, उसी को हम लोगों ने, रुपेंद्र सिंह भी हैं यहीं पे, मतलब सारे बच्चे वही हैं जो ऑलमोस्ट पटवार और रीट दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब नौकरी कहीं से भी हो लगनी है। ठीक है, तो चलिए कंजंक्शन। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान रखना, लिंकिंग डिवाइस में प्रेपोजिशन को भी शामिल करेगा, क्योंकि ये भी लिंक ही करते हैं, अपने से पहले वाले शब्दों को बाद वाले शब्दों से जोड़ देते हैं। तो हम लोग जो पहले जिस टॉपिक का जिक्र करने जा रहे हैं, कुछ बच्चों की हमेशा शिकायत रहती थी, अब देख लेंगे, ये एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद में उसके हिसाब से डिसाइड करूंगा कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या रहती है। जब लास्ट टाइम मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब करवाए थे आप लोगों को, तो आप लोग कह रहे थे सर थियरी पहले करवा दीजिए, और अब की बार मैं थियरी लेकर के आया हूं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की डिमांड हुई तो फिर वापस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ही जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है उसको लेकर के मैं हमेशा आप लोगों को कोशिश करता हूं कि अभियान के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम और आप जो जिस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। तो हाँ, GCG इंडिया लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, जो कि फोनेटिक सिंबल्स बना करके उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन करके लिखा है। तो मतलब कोशिश आपकी जारी है कि फोनेटिक्स भी मुझे याद दिला रहे हो, आपकी फोनेटिक्स भी टॉपिक है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैंने सिर्फ ग्रामर के टॉपिक्स की बात की, क्योंकि ये फोनेटिक्स तो अपने आप में कंप्लीट लिंग्विस्टिक्स का पार्ट है, एक सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, जिसको आप लोगों ने ध्वनि विज्ञान के नाम से जानते होंगे। आप लोगों के सिलेबस में जब लाइन शुरू होती है फोनेटिक्स, तो क्या लिखते हैं कि फोनेटिक्स क्या है, तो साइंस ऑफ साउंड है। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो क्लास बच्चे अटेंड कर रहे हैं उन लोगों को क्लियर याद दिला दूं, मैं जैसा हमेशा पढ़ा रहा हूं, मैं ओवरऑल करवाता हूं। मैं जरूरी नहीं कि आपको ये जब ग्रामर पढ़ाऊंगा तो ग्रामर पढ़ाते पढ़ाते मैं मेथड के बारे में बात नहीं करूंगा। अगर जिक्र हुआ मेथड का तो मैं मेथड भी करूंगा। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तो लिख के भेजें कि यस, हम लोग सब चीजों पे डिस्कस करना चाहते हैं। अदरवाइज तो देखो दोस्तों, जो चल रहा है वो तो यही है। गुडविल कह रहे हैं इन्फरेंस भी होता है, गुडविल कह रहे हैं कि इन्फरेंस भी होता है। मैंने पटवार की क्लासेस जब ली थी तब भी ये बात की थी कि ये आप लोग इस चीज का तनाव मत लो कि इन्फरेंस क्या है। इन्फरेंस किसी पैसेज का, अरे इन्फरेंस का मतलब हिंदी करो उसकी तो आपको पता चल जाएगा यार। निष्कर्ष निकालना होता है किसी चीज का, और निष्कर्ष कथन निष्कर्ष जैसे स्टेटमेंट जो रहता है उसका कंक्लूजन निकाल के देते हो, उसके अर्थ में रहता है। तो आप समझ रहे होंगे
हाँ बिल्कुल यही एक्सपेक्टेशन रहती है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं, क्लास कम बच्चे पढ़ते हैं मेरे को, मुझे पता है इस बात का, लेकिन जो पढ़ते हैं वो लोग इस बात को जानते हैं कि हमें आर पार होना पड़ेगा, तभी विषय में हम लोग आर पार निकल सकते हैं। तो क्या लिटरेचर, क्या मेथड और क्या ग्रामर हम, और क्या फोनेटिक्स, सारी चीजें एक साथ चलेंगी। मेथड्स पे जिक्र मैं अभी फिलहाल नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने मेथड्स ऑलरेडी आप लोगों को एक वीडियो के मतलब एक क्या खूब सारे 17-18 शायद वीडियो होंगे जिनके माध्यम से कंप्लीट करवा दिए थे पहले। तो आधे आधे घंटे के वीडियोस थे, वो खूब सारे रहे हैं उनको। हाँ, तो उज्जवल आर लिख रहे हैं कि आप सब टॉपिक्स पे डिस्कस करें। तो यही मैंने कहा कि आप एक टॉपिक को लेकर के दिमाग को पर्टिकुलर एक चीज के लिए नहीं, ओवरऑल रखिए। कभी मैं क्या जिक्र कर रहा हूं, तो कभी क्या रीड पढ़नी है, लैंग्वेज सेकंड पढ़नी है, लैंग्वेज सेकंड के अकॉर्डिंग टू हम लोगों को लेकर के चलना है। अब देखो यहाँ पे फोनेटिक्स का भी टॉपिक है। थोड़ा बहुत सिलेबस वापस याद दिला रहा हूं मैं। सिलेबस याद दिलवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोगों को कम से कम ये तो पता पड़े कि हम पढ़ क्या रहे हैं। कुछ बच्चे नए भी जुड़ेंगे, क्योंकि जैसे रीट आई है तो उसके साथ कुछ नए स्टूडेंट्स का पढ़ने के प्रति रुख बना होगा, ठीक है ना। तो इसलिए कहा मैंने कि फोनेटिक्स अपने सिलेबस का हिस्सा है। 3 टॉपिक, कॉनकॉर्ड का मतलब अलग से कोई टॉपिक नहीं है। पटवार में जिसको आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से पढ़ा है, वही टॉपिक कॉनकॉर्ड है, याद रहे। अगर पटवार कर रहे होते तो आप कंजंक्शन प्रेपोजिशन पढ़ रहे होते, उसको लिंकिंग डिवाइस के नाम से जाना गया है। हाँ, पटवार में, अरे क्या पटवार और क्या रीट और क्या एसएससी, क्या आप रेलवे, सब जिस एग्जाम में इंग्लिश आती है उसमें टॉपिक का नाम जिक्र किया जाता है, तो वो चीज ध्यान रखनी होती है। हाँ, बस एक बात ध्यान रखना, क्योंकि अब मैं पटवार के हिसाब से नहीं बात करूंगा, मैं बात करूंगा रीट के हिसाब से। और आप लोगों को एक बात बता दूं, आप सब हैं अध्यापक, और मेरे दोस्तों अगर आप अध्यापक हैं तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि आपकी एग्जाम का स्तर क्या है। यानी अध्यापक होने के नाते सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये कि आपका स्टूडेंट जो आपके सामने क्लास में बैठ के पढ़ रहा है, उसका छात्र का लेवल क्या है, ये चीज पता जरूर होनी चाहिए कि वो किस स्तर के लिए पढ़ाई कर रहा है। तो पटवार में थियोरिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, या ध्यान रखना। क्या कहा मैंने, पटवार इसमें रीट में थियोरिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि थियोरी पूछ ले। ग्रेड सेकंड वाला अगर ऑप्शनल इंग्लिश वाला स्टूडेंट होगा तो वो जरूर यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे कर सकता है, चूचा कर सकता है कि भाई सर ये क्या है, जो थोड़ा सा है ना हम लोगों को। अब जैसे मान लीजिए मैं टॉपिक शुरू करूंगा कंजंक्शन, तो कंजंक्शन में मैं इलेटिव, कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, ये कंजंक्शन की टाइप्स नहीं बताऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि जब ये है ही नहीं तो क्यों फालतू इनका जिक्र करना। थोड़ा बहुत मैं जिक्र करते हुए चलूंगा, लेकिन इनके पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज उन लोगों को, आप लोगों को जो है पढ़ाने की जगह सीधे कंजंक्शन और उनके यूसेज किस तरीके के हैं उन्हीं की बात करेंगे। समझ में आई बात? फिर बात की हम लोगों ने यहाँ पे प्रेपोजिशन की, वो मैं जिक्र कर जाऊंगा, कॉनकॉर्ड। और इसके अलावा एक अपने पास में है, थोड़ा सा मामला है, ज्यादा नहीं, मेथड्स का। और मैंने आपको पढ़ा दिए मेथड्स, साथ में ये भी कहा था कि मेथड्स पढ़ते टाइम पे एक बात ध्यान रखना, अगर आप स्टूडेंट बन के सोच रहे हैं कि मैं मेथड पढ़ लूं तो नहीं सीख पाओगे। मेथड्स पढ़ने के लिए आपको चाहिए कि आप दिमाग में एक बात सोच लें कि मैं एक अध्यापक के रूप में अपने छात्र हित में क्या क्या कर सकता हूं। लैंग्वेज सेकंड या मेथड्स जिनकी आप लोग बात कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल गिरिराज गोचर जी, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। फ्रेज और क्लोजेज, फ्रेज और क्लोजेज जो है यूं तो कंप्लीट अपने आप में टॉपिक है जिसको आप लोग करना मतलब करके देख सकते हो, लेकिन बात यह है कि इडियम्स और फ्रेजेस के नाम से अपने सिलेबस में दिया हुआ है। फ्रेज क्लोज आ जाएगा इसके अंदर लिंकिंग डिवाइस में, कंजंक्शन में मैं आप लोगों को करवा दूंगा जितना आपको रिक्वायर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लिंकिंग डिवाइस, और जिसमें हम लोग लेकर के चल रहे हैं कंजंक्शन को। लिंकिंग डिवाइस या फिर कंजंक्शंस, यूं मान लीजिए आप, लिंकिंग डिवाइस या फिर कंजंक्शंस, संयोजक के रूप में आप लोगों ने इसको कहा है। लिंकिंग डिवाइस का है या फिर कहा है संयोजक, ठीक है। अब जो संयोजक है मतलब कि जोड़ने वाले, संयोजक मतलब क्या कहा मैंने, जोड़ने वाले। तो देखो
हाँ जी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। देखिएगा थोड़ा सा जो आपका ये प्रॉब्लम हुआ है ये स्क्रीन की वजह से, तो मैं क्लास डिसकंटिन्यू कर दी थी थोड़ी देर के लिए, वापस से जुड़ते हैं हम लोग। चलिएगा, कंजंक्शंस जिनकी बात कर रहे हैं, देखो दी वर्ड्स विच कंबाइन, वे शब्द जो जोड़ते हैं, विच कंबाइंस वर्ड्स phrases, clauses and sentences are called conjunctions। क्या लिखा है डेफिनेशन में कि वे शब्द जो कंबाइन यानी जोड़ते हैं, कंबाइन यानी क्या हो गया, जोड़ना, विच कंबाइन वर्ड्स यानी शब्दों को जोड़ते हैं, फ्रेजेस, फ्रेजेस का मतलब क्या होता है आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इसको कहते हैं वाक्यांश, वाक्यांश, और क्लोजेस यानी हो गए उपवाक्य। सबका मतलब समझाऊंगा, अभी सिर्फ डेफिनेशन पे बात कर रहा हूं। एंड सेंटेंसेस, और वाक्यों को, अर्थात ऐसे शब्द जो जोड़ने का काम करेंगे वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को और सेंटेंसेस को। देखिएगा इस डेफिनेशन में दो शब्द ऐसे हैं जो कि आपके लिए हो सकता है कि नए हों, कि फ्रेज और क्लोज क्या होता है वो नहीं जानते होंगे कुछ बच्चे। मैं फ्रेज और क्लोज के बारे में आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन पहले हम लोग डेफिनेशन में पहला शब्द आया कि वर्ड को जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने दो शब्द काम में लिए, ही एंड आई, ये दो शब्द हैं क्योंकि ये प्रोनाउन है ही और आई है प्रोनाउन। यहां पे एंड जो है वो दो चीजों को जोड़ रहा है, CGE इंडिया। आपकी इस बात को मैं समझ सकता हूं कि आप जो बोर्ड का स्क्रीन चेंज करने के लिए कर रहे हैं, बट ये सब चीजें क्या है कि अब रनिंग क्लास में तो हो नहीं पाएंगी। करूंगा, मैं बात करूंगा, बात करके आप लोगों को बताता हूं कि ऐसा कुछ पॉसिबल होता तो है इसमें, क्योंकि ऑप्शन सारे ही है तो, लेकिन अभी आज के लिए तो आपको मैनेज करना पड़ेगा सर, ठीक है ना। आज के लिए कर लीजिए, बात करता हूं मैं उनसे, फिर क्या रहता है, कलर चेंज कर पाएंगे तो आराम से कर देंगे, नहीं तो इंक चेंज करके कर लूंगा, जैसा भी होता है। तो मैंने कहा आपको कि ही एंड आई, अभी कोड इंशोर पवार भावी SDM, रुकिए थोड़ा सा, तनिक ठहरो, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, ठहरो जरा। बात इतनी सी है कि मैं अभी आप लोगों को काइंड्स में नहीं उलझा रहा। जब आप पढ़ने ही बैठे हो, अभी आप जब लिंकिंग डिवाइस की थियरी पढ़ना चाहते हो तो देखो मैं जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, उस हिसाब से चल लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कोई प्रॉब्लम्स लगे तो आप लोग लिख के भेजिए, मैंने आप लोगों को सबको रेस्पॉन्स दिया है, जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको। तो देखिएगा, ही एंड आई, ये दो शब्द हो गए। जैसे और भी मैं लिख देता हूं इसको, आर गुड फ्रेंड्स, कि वह और मैं अच्छे दोस्त हैं। तो यहां पे ही एंड आई दो चीजें हमने किससे जोड़ दी, ही एंड आई किससे जोड़ी है, एंड से। और ये एंड जो है वो क्या हो जाएगा, कंजंक्शन है जो किसका काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। देखो इधर, आई मेट रवि एंड राव, यहां पे ये दो जो नाउन हैं उनको हमने एंड से जोड़ दिया, दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। फिर इसके बाद में फ्रेज के बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा, लेकिन दो वाक्यों को जोड़ सकता है कि शी वॉज सिटिंग इन द रूम while I was
वॉचिंग टीवी, एंड भी लिख दो कोई बात नहीं, कि जब वो टीवी देख रही थी, मतलब मैं टीवी देख रहा था, वो कमरे में बैठी थी। दो अलग अलग वाक्य हैं। हाँ, हाई कोर्ट एलडीसी में भी चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जहां कंजंक्शन का टॉपिक सिलेबस में है वहां पे सब जगह चलेगा, जहां पे आपको एरर दे दिए वहां पे सब जगह चलेगा ये टॉपिक, कि सी वॉज सिटिंग इन द रूम वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा। यहां पे इस कंजंक्शन ने दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, तो ये बात और थोड़ी सी आगे जाए, एक बात आई फ्रेज की, एक आई क्लोज की। देखो मेरी बात सुनो, क्लोज और फ्रेज ये भी आप शब्द सुन लो और समझ लो क्या अंतर होता है, क्योंकि आप लोगों ने इस फ्रेज के बारे में कहा है कि फ्रेज जो है ये वाक्यांश होता है, और अगर इसकी संधि विच्छेद करोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, वाक्य का अंश। बात समझ रहे हो क्या? वाक्य का अंश मतलब किसी वाक्य का एक ऐसा पार्ट है जो कि उस सेंटेंस के अंदर अपना रोल प्ले करता है। बात समझ में आई? आपको ज्यादा नहीं समझ में आए तो डेफिनेशन भी है कि ग्रुप और ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्द और शब्द का समूह, जो कि उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग किसी वाक्य के साथ में पूरा करता है ये, इसलिए इसको फ्रेज कहते हैं। वाक्य अंश जो किसी दूसरे शब्द के साथ में, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा इन द कॉर्नर, ये एक शब्द है इन द कॉर्नर, ये फ्रेज है, लेकिन इसको आप जहां पे भी जोड़ो, द बॉय इन द कॉर्नर, द बॉय इन द कॉर्नर, अब आपको बात समझ में आएगी, लड़का कौन सा वाला जो कॉर्नर में खड़ा है, इज माई फ्रेंड। ये लो, एक्चुअल में वर्ड था कि द बॉय इज माई फ्रेंड, सेंटेंस ये था कि द बॉय इज माई फ्रेंड, लेकिन मैंने इन द कॉर्नर जो है वो यहां पे इस बॉय की विशेषता बताने के लिए एक फ्रेज काम में ले लिया। अब अलग अलग होते हैं, देखो अगर आप ऑप्शनल इंग्लिश वाले होते तो आपको ये भी बात समझ में आ रही होगी, जो ऑप्शनल वाले हैं उनको, कि एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, ऐसे होते हैं वो, और एक वर्ब फ्रेज भी होता है। तो आप इस तरीके से चीजों को देख सकते हो, लेकिन आपको इतनी सारी चीजों में नहीं उलझना। वाक्य का हिस्सा वाक्यांश होता है। जैसे मान लीजिए मैंने, देखो कैसे फ्रेज काम आते हैं जो कि इनसे कंजंक्शन से जुड़ते हैं, तो वो ऐसे समझ लो कि जैसे मैंने लिखा इन टाइम एंड ऑन टाइम, ये हो गया एक तो फ्रेज ये वाला, एक ही हो गया इन टाइम एंड ऑन टाइम आर टू फ्रेजेस। इन टाइम और ऑन टाइम दो फ्रेजेस होते हैं, बस इतना ही कहा मैंने कि इन टाइम और ऑन टाइम दो फ्रेजेस होते हैं। तो यहाँ पे इन टाइम एंड ऑन टाइम आर टू फ्रेजेस, यहाँ पे आप लोगों ने कहा कि साहब ये एंड कंजंक्शन काम कर गया फ्रेज को जोड़ने का। ऐसा ही मैंने आप लोगों को जब सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड टॉपिक चला होगा तब भी जिक्र आया था। अगर रीट वाले बच्चे यहाँ जो क्लास देख रहे हैं उनको याद दिला रहा हूं कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि वेयर ही गोज एंड व्हाट ही डज, इज नॉट नॉन टू मी। फिर आपने कहा था कि साहब दो फ्रेज जो हैं वो दो क्लोज जुड़ गए एंड से, व्हाट ही डज, तो फिर वर्ब जो है आपने प्लूरल लगा करके आर की थी। याद होगा आपको, ऐसा मैंने एग्जैक्ट वही सेंटेंस रिपीट करना चाहा जो कि आप लोगों ने देखा हो। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि क्या होता है क्लोज, उस पर जिक्र कर रहा हूं। क्लोज क्या होता है? देखो टॉपिक शुरू हो जाएगा, टॉपिक में आप लोगों को क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएंगे, कंजंक्शंस क्वेश्चन सोल्व भी कर दोगे, सारी बातें भी है, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी? प्रॉब्लम आएगी दोस्तों यहाँ पे कि आप लोगों को ये जो बेसिक चीजें हैं वो समझ में जरूर आनी चाहिए कि क्या क्लोज क्या होता है या फ्रेज क्या होता है। तो सुनो, क्लोज क्या होता है? देखो इसका अर्थ है उपवाक्य, यही है ना क्लोज का मतलब, उपवाक्य। मतलब देखो इधर, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री के जैसा तो है लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं है। ऐसे ही वाक्य तो है लेकिन वाक्य पूरा नहीं है।
तो बात सिर्फ इतनी सी समझना कि क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट भी है, उसमें वर्ब भी है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका अर्थ अधूरा है। देखो इधर, यहां तक इस वाक्य को पढ़िए, तसल्ली से समझना, मेरा हाथ जहां है उससे आगे आगे पढ़ो, सिर्फ इतना सा, ही गोज, वह जाता है, ये वाक्य है। लेकिन जहां वह जाता है, यह शब्द मैंने ये क्लोज लगाया, WH वर्ड जैसे ही जोड़ा, वेयर ही गोज, जहां वो जाता है, ये शब्द बोलते ही ये वाक्य अधूरा हो गया। वह जाता है सेंटेंस है, सेंटेंस में पूर्ण अर्थ होता है। विश्वंभर चौधरी की बात बिल्कुल सही है कि सेंटेंस जो होता है उसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है, जबकि क्लोज जो होता है वो अधूरा होता है। एग्जाम्पल और देख सकते हो आप लोग, आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, और यहां पे मैंने लिखा सिर्फ एक वर्ड व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा, जब मैंने उसको देखा, फिर आप आगे अपने आप कुछ ना कुछ लिखेंगे, वो ये कर रहा था या कुछ इस तरीके का वाक्य। अब इन अंतर को भी समझाया जाएगा आपको थोड़ी देर बाद। तो आपको सिर्फ डेफिनेशन समझाइए मैंने कि लिंकिंग डिवाइस मतलब ऐसे, ये देखो यहां किसको जोड़ा, फ्रेजेस, इसको क्लोजेज को जोड़ गया, इससे पहले दो फ्रेज को जोड़ गया, इससे पहले जो है दो वाक्यों को जोड़ लिया और दो शब्दों को जोड़ गया। इसीलिए इस डेफिनेशन को क्लियर कर लो कि ऐसे शब्द जो जोड़ते हैं शब्दों को, वाक्यांश को, उपवाक्य को और वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वो होते हैं क्या, कंजंक्शंस या लिंकिंग डिवाइस। चलिए शुरू करते हैं। यहां पे आकर के सबसे पहले कि लिंकिंग डिवाइस में हम लोग क्या क्या कैटेगरी डिवाइड करते हैं। तो देखो, ये लिंकिंग डिवाइस कोऑर्डिनेट, और सबऑर्डिनेट। एक बात याद रखना, चाहे लैंग्वेज हिंदी पढ़ें, चाहे आप लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश पढ़ें, चाहे संस्कृत पढ़ें, ये दिमाग लगाने का काम नहीं होता है कि आप लोग, मतलब दिमाग लगाने वाला काम नहीं है। यहाँ पे कोई थियरी सिद्धांत नहीं होता, मैंने पहले भी समझाया आपको। सिद्धांत ऐसे मतलब रटने का काम नहीं है, यहाँ समझने का काम है। बहुत प्यार से समझो इस चीज को, जो लिख रहे हो उसका मीनिंग समझ में आएगा तो भाषा के प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। अदरवाइज प्रॉब्लम्स कहां से बनती है, सुन लीजिएगा। आप चाहते हैं ग्रामर पढ़ना और ग्रामर के रूल्स को रटना, भूल जाओ एक बार के लिए रूल्स को। आप उस सेंटेंस का मीनिंग तो निकाल के देखो, वह शब्द उसमें किस जगह अर्थ देता है, क्या वो उसका मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। अगर ये बन रहा है तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। मैं तो कहता हूं रीट वाले सिलेबस में जो लैंग्वेज सेकंड है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जरा सा समझ भी होना इंसान की, तो लैंग्वेज 2 के अंदर, अरे फोनेटिक्स हो सकता है थोड़े बहुत नए हों आपके लिए जिन्होंने कभी नहीं पढ़े, लेकिन इसके अलावा है क्या, 3 टॉपिक्स ग्रामर के हैं और बाकी तो फिर लिटरेचर तो जरा सा है। लिटरेचर भी करवाऊंगा मैं आप लोगों का, यहाँ पे इनकम्प्लीट है, जो इनकम्प्लीट है वो सारा करवाएंगे। मेथड्स कंप्लीट हो गए तो इसलिए मेथड्स को मैंने शुरू नहीं किया है। फिर इसके बाद आगे जो शुरू करेंगे वो रहेंगे अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है ना। एक बार कोर्स जो सिलेबस है उससे बाहर निकल जाए। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात की मैंने। सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट। देखिएगा, को यानी क्या होता है, समान, और ऑडियंस यानी हो गया भाई जो अपने साथ वाला। जैसे आपने कहा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करूं, हिंदी एग्जैक्ट जो है उसको छोड़ करके, हिंदी तो एग्जैक्ट, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की ये है कि भाई ऐसे कंजंक्शंस जो समान स्तर के होते हैं, इक्वल रैंक। ऑडियंस यानी हो गई रैंक, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मतलब हो गए जो समान रैंक वाले हैं। श्रीलाल, लोवेंसी, कब करेंगे शुरू, ये शुरू ही तो है भाई, इसमें क्या देखना घटता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब देखो, हिंदी मीडियम के बच्चे ज्यादा हैं, इंग्लिश वालों के लिए मैं बोल दूंगा लेकिन हिंदी में लिखूंगा यहाँ पे ताकि बात समझ में आए। आप लोग नोट्स बनाओ तो भी चीज समझ में आ जाए। वो क्या है कि इन कंजंक्शन से दो स्वतंत्र
वाक्यों को, अब वाक्य भी हो सकते हैं, शब्द भी हो सकते हैं, फ्रेज भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा तो इन कंजंक्शन से दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा जा सकता या जोड़ा जाता है, समझ लो आप, तो जोड़ा जा सकता है, जाता है। ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि इंग्लिश में आप लोगों को हिंदी बोलूं या इंग्लिश बोलूं, ये तो कोई समस्या नहीं है ना। जानबूझ के मैं पूरी तरह से रीट के विद्यार्थी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे वो होते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम को प्रेफर नहीं करते, उस हिसाब से। बाकी अगर इंग्लिश मीडियम वाले हों तो दीज कंजंक्शंस आर यूज्ड टू कंबाइन टू independent sentences, two or more than two independent sentences. These conjunctions are used to combine two or more than two independent sentences. दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं कौन? ये conjunctions करते हैं, ठीक है, जोड़ा जाता है। अच्छा, यहां पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करूं, अब देखो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा जाता है। हाँ, इंग्लिश को यूज कर रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि इंग्लिश भी साथ में बोलता रहूंगा, लेकिन हिंदी में बोर्ड पे हिंदी को इसलिए कि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं रहे। बाकी साथ के साथ उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी कर दूंगा, ताकि यूं नहीं लगे आपको कि भाई गुरुजी को इंग्लिश नहीं आती। नहीं तो कई बार तो यही दिमाग लगा लोगे कि यार हिंदी मीडियम का फुल खींच के ही ले रहा है, हिंदी में आती नहीं है क्या। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप लोग देख लीजिएगा, इन कंजंक्शंस को स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा जाता है। स्वतंत्र वाक्य कैसे? जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि ही इज teaching but the students are talking to one another. वह पढ़ा रहा है, एक वाक्य यहां खत्म हो गया, लेकिन बच्चे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, ये दूसरा वाक्य हो गया। इन दोनों वाक्यों को आप अलग कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट को हटा दो, इस सेंटेंस को देख लो, आप आराम से दोनों वाक्यों को स्वतंत्र रूप में पढ़ेंगे तो आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आज मैं थोड़ा सा कमेंट्स पे कम ही ध्यान दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, कोई खास बात नहीं। शुरू में मैंने दे लिया जितना देना था, अब इसके बाद क्योंकि मुझे क्लास करवानी है तो इसलिए मैंने आप लोगों को कमेंट्स नहीं देखे, तो परेशान मत होना, क्वेश्चंस लिख के भेज देना, आपका मैं क्वेश्चंस का सोल्यूशन जो भी होगा, जो भी आंसर चाहिए होंगे वो भेज दूंगा। फिलहाल आप लोग करेंगे ही इज टीचिंग बट द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू वन अनदर। यहाँ पे बट को हटा लो और दोनों वाक्यों को अलग कर लो, यही कह रहा है कि इन कंजंक्शन से स्वतंत्र वाक्य जोड़े जाते हैं, ठीक। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्या लिखेंगे कि इन वाक्यों से, इन कंजंक्शन से जुड़ने वाले वाक्य अपना मीनिंग पूरा करने के लिए वाक्यों को अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी स्वतंत्र वाक्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपने इनको कहा ही क्या है, आपने इनको कहा क्या है, डिपेंडेंट। देखो इस अर्थ का, इस शब्द का अर्थ समझ लो, सबऑर्डिनेट यानी आश्रित। फॉर्म भरोगे ना आप लोग, उसमें भी लिखा रहता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स कितने हैं आपके। आप लोगों को फॉर्म भरते टाइम पे लिखा जाता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स कितने हैं, यानी आप पे आश्रित कितने हैं, आप पे आश्रित कितने हैं। ये सबऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, आपके ये आश्रित हैं, इनको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी दूसरे वाक्य की आवश्यकता होगी, और वो दूसरा वाक्य कैसा होगा, स्वतंत्र होगा। देखो सेंटेंस देखो, इसे एक मैंने लिखा, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो, मैंने क्या बोला,
अगर आप मेहनत करते हो, आगे आगे तो बोलो, बोलना पड़ेगा कि नहीं? यू विल पास द एग्जाम। इस दूसरे वाक्य को पढ़ो, उसको पहले को छोड़ के, पहले सेंटेंस को छोड़ के दूसरा वाला वाक्य पढ़ो, अपने आप में पूरा है, आप पास हो जाओगे। मैं कह रहा हूं ना, आप पास हो जाओगे। ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। लेकिन यहां कहूं, अगर आप मेहनत करते हो तो आप पास हो जाओगे, इसका इस वाक्य के बिना कोई मीनिंग नहीं है। यही है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में जितने भी कंजंक्शन आएंगे, उनसे जुड़ने वाले वाक्य किसी दूसरे पर, बबली गौतम गलत लिख दिया, समझा देता हूं। और समझाने में आपको ये चीज गौर करनी है। छोटी छोटी बातें दिमाग में परेशानियां पैदा कर सकती है। वो है सक्सेस, बीच में छोड़ना पड़ रहा है, मुझे कुछ बात समझानी है, क्योंकि सक्सेस और सक्सीड, ये अंतर समझना पड़ेगा भैया। ये सक्सीड वर्ब है और सक्सेस नाउन है। अगर उस वाक्य को मैं लिखता हूं कि इफ यू वर्क हार्ड, उस वाक्य को मैं लिखता हूं यू विल सक्सेस, ये कैसे पॉसिबल है बबली? आपने लिखा यू विल सक्सेस, तो यू विल सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस, आप सफलता प्राप्त करोगे। पहले वर्ब लगाओ, वर्ब लगाने के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन लगा सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि इसी वाक्य को आपके तरीके से लिखूं, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा यू विल सक्सीड। ठीक है ना, यू विल सक्सीड, क्योंकि विल वर्ब के बाद में, भाई विल मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर है? भावी एसडीएम साहिबा वो लिख रहे हैं, एज आई एंटर्ड द रूम, एज आई एंटर्ड द रूम, जैसे ही मैं कमरे में गया, अधूरा वाक्य है, जैसे ही मैं कमरे में गया, फिर आगे बोलोगे लाइट चली गई, द लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई। As I entered the room, the light went out. समझ में आई बात आपको? विश्वंबर चौधरी ने कहा, people say that apple are good for health. देखो उस वाक्य को भी समझ लो। people say, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, ये सेंटेंस है, सही है। that apple are good for health, कि एप्पल स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। सही है सेंटेंस ये, कि एप्पल स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, लोग कहते हैं। अगर मान लीजिए इसकी जगह मैं कहता हूं पीपल से सच स्टोरीज, लोग ऐसी कहानियां कहते हैं, लोग ऐसी बातें करते हैं, तो ये इसका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो दैट पीपल आर गुड, दैट एप्पल आर गुड फॉर हेल्थ। अशोक कुमार जब अब शुरू किया है कारवां, तो पूरा भी करवाएंगे ही, सही सिलेबस पूरी पे ही बात करेंगे भाई। समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर है? यहाँ पे आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो आप समझ पा रहे हैं क्या कि ऐसे कंजंक्शंस, ये रहा, जिनसे जुड़ने वाले वाक्य अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी दूसरे वाक्य पर डिपेंड होते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहलाते हैं। क्लियर है? इन कंजंक्शन से जुड़ने वाले वाक्यों में अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? किसी अन्य वाक्य की आवश्यकता होगी। और वो वाक्य कैसा होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, पूरा मीनिंग रखना चाहिए। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं किसमें? सबऑर्डिनेट में। अगर हिंदी करोगे तो इंडिपेंडेंट डे, स्वतंत्रता दिवस मनाते हो कि नहीं? कब मनाते हो? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को? 15 अगस्त को ना। तो इंडिपेंडेंस डे बनाते हो आप लोग, तो वो इंडिपेंडेंस डे की जगह आप
वहां पे इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र और डिपेंड यानी आश्रित, तो बस वही है सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। अब चलिएगा हम लोग इस कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट में एक चीज और देखेंगे। मैंने आपको ये कहा कि दोनों इधर वाले, वापस से ला रहा हूं, कोऑर्डिनेट में जो होते हैं वो सारे के सारे वाक्य जो होंगे वो स्वतंत्र रहेंगे और सबऑर्डिनेट में आश्रित रहेंगे। उसी बात को आगे लिख देता हूं मैं थोड़ा सा आगे, उसमें कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट में थोड़ी सी बात और मैं ऐड करता हूं। गिरिराज गोचर 45 अगस्त कब से आ गया भाई, 45 तो अगस्त होता ही नहीं है। चलो भावनाओं में बह के जल्दी जल्दी इतने आंसर मत क्या करो, 15 अगस्त बहुत है, 45 अगस्त नहीं होती। चलो ठीक है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी में ऐसे आंसर मार्क नहीं करने हैं। देखो रीट की एग्जाम देने वाले विद्यार्थी खास तौर से ध्यान देना, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को प्रेस्क्राइब था पहले से ही कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो फिर तसल्ली से आंसर करके देखना, कहीं ऐसा नहीं हो हड़बड़ाहट में कुछ उलट-पुलट कर दो, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट देखो थोड़ा सा बता देता हूं कि इन कंजंक्शन से जुड़ने वाले वाक्य कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। कंपाउंड यानी होते हैं संयुक्त। कंपाउंड इंटरेस्ट सुनते हो ना आप लोग, तो कंपाउंड मतलब संयुक्त वाक्य बनते हैं। और इन कंजंक्शन से जुड़ने वाले इन कंजंक्शन से जुड़ने वाले सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। समझ रहे हो? कोई बात नहीं गिरिराज, बस ऐसे ही मजाक कर ली मैंने आपके साथ में, बाकी समझ सकते हो, वो तो भावनाओं में बहके लिखे हुए होंगे कि 45 अगस्त तो होने से रही, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, पर बस ऐसे ही क्योंकि कमेंट्स देख के मेरे को कुछ बोलने का लगा कि बोल दूं, तो अदरवाइज कोई खास बात नहीं है, होता है ऐसा हड़बड़ाहट में, कई बार मैं भी लिख देता हूँ, फिर आप लोग ही बताते हो, ऐसा पॉसिबल है। फूल चंद ओला कह रहे हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज लेवल 2 में इंग्लिश लैंग्वेज ले सकते हैं क्या? लेवल 2 में लो चाहे लेवल 1 में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेबस सेम है। लैंग्वेज फर्स्ट का सिलेबस सेम है, लैंग्वेज 2 का सिलेबस सेम है, चाहे लेवल 1 में हो चाहे लेवल 2 में हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। बस फर्क पड़ना है तो इस चीज का कि वहां पे कंप्लीट ग्रामर पढ़नी पड़ेगी आपको, सारे मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ 3 टॉपिक ग्रामर के और कुछ थोड़े से मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेंगे, वहां कंपाउंड सेंटेंस बनेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है सबसे पहले यूज ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। देखो कोऑर्डिनेट में इलेटिव, एडवर्सिटिव, कम्युलेटिव, ये प्रकार जो है मैं कंजंक्शन के नहीं लेकर के चल रहा, क्योंकि ये ग्रेड सेकंड वाले स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर देखते, ऑप्शनल इंग्लिश वाले के हिसाब से देखते तो जरूर होता। अब जो इंशोर पवार लिख रहे हैं कि सी वर्क हार्ड बट सी कुड नॉट पास, तो सी वर्कड हार्ड कीजिए पहले, तो इसमें ईडी लगा दीजिए और सेंटेंस सही है आपका कि सी वर्कड हार्ड बट सी कुड नॉट पास द एग्जाम, ये सही है, उसी को हम लोग ले लेंगे अभी एग्जाम्पल में। तो सबसे पहले यूज ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हम लोग सीधा ले रहे हैं, यूज ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो साथ में नोटबुक भी ले लीजिएगा और नोटबुक में आप लोग इनको नोट करते चलना। क्या लिखा है? यूज ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, और सबसे पहले हम लोग इसमें लिख रहे हैं एंड को, एंड, बट, यट, स्टिल, और, अदरवाइज, एल्स, सो, देयरफॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, वेरेज, ऐसे कुछ कंजंक्शंस हैं जिनको हम लोग इसमें लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले बात की हम लोगों ने एंड की। देखो एंड से दो शब्द मतलब
वर्ड्स, फ्रेजेस, फ्रेजेस का मतलब क्या हो गया, वाक्यांश, क्लोजेस, उपवाक्य, तथा सेंटेंसेस, वाक्य। ठीक है ना। एंड से दो शब्दों को वही जो कंजंक्शन से जोड़ते हो वो का वही। हाँ, कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव, उन्हीं की बात कर रहे हैं रुपेंद्र सिंह जी। लेकिन बात इतनी है कि आप इंग्लिश ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपके लिए मतलब के हैं। बाकी जो इंग्लिश ऑप्शनल का नहीं है उसको ये सब चीजें, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा ना कि भाई कम्युलेटिव कौन सा है, या फिर अल्टरनेटिव कौन सा है, एडवर्सेटिव कौन सा है, इलेटिव कंजंक्शन कौन सा है, ये थोड़ी ना पूछेगा। ये तो सिर्फ 4 कंजंक्शन के ऑप्शन देगा, एंड, बट या टिल इनमें से ऑप्शन दे करके पूछ लेगा। तो इस हिसाब से आप लोगों को मिल जाएंगी सारी बातें। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करें जिस चीज की, यूज ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में हम लोगों ने लिखा है एंड को, और एंड से रिलेटेड बात की कि एंड से दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, फ्रेजेस को जोड़ा जाता है, क्लोजेस को जोड़ा जाता है, और सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। सेंटेंसेस को जोड़ा जा सकता है। एंड इज यूज्ड टू कंबाइन टू वर्ड्स, टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस एंड सेंटेंसेस। इनको जोड़ने का काम करता है। तो अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे ही आप लोगों ने बात की दो शब्दों की, तो शब्दों में क्या क्या चीज है, कौन कौन से चीज शामिल है, तो बहुत सारे हैं। ये गिरिराज गोचर को जवाब दीजिएगा, टेक्निकल टीम आप देख लीजिएगा ये क्या पूछ रहे हैं, इनको एक बार जवाब दो। ठीक है ना। कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, बिल्कुल, वो तो रुपेंद्र जी ने पहले ही किया था कमेंट। हाँ, तो देखो हम लोग बात करें एंड में। देखो एंड से दो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब सब जुड़ता है। नाउन भी जुड़ सकते हैं, प्रोनाउन भी जुड़ सकते हैं, एडजेक्टिव भी जुड़ सकते हैं। कैसे, सुनिएगा। मैं नाउन से ही जोड़ना शुरू कर रहा हूं कि मान लीजिए मैंने कहा कि आकाश एंड दीपक हैव नॉट डन द गिवन टास्क आकाश और दीपक ने दिया हुआ काम नहीं किया है। यहाँ पे आकाश और दीपक दो नाउन हैं जिनको सब्जेक्ट के रूप में मैंने जोड़ दिया। दो नाउन हैं जिनको मैंने सब्जेक्ट के रूप में जोड़ दिया। अगर मैं उल्टा कर देता है यहाँ पे सेंटेंस को कि आई हेल्प्ड आकाश एंड दीपक, देखो इधर समझना हर चीज को आप लोग, क्योंकि अब आप जब पढ़ने ही लगे तो सारी बातें समझ में आनी चाहिए। आई हेल्प्ड आकाश एंड दीपक, यहां पे सिर्फ इतना ही समझाना चाह रहा हूं मैं आपको कि ये जो वर्ब है इसके पीछे आकर के ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में नाउन का काम कर रहे हैं, तो हमने ऑब्जेक्ट फॉर्म में जोड़ दिया। और सब्जेक्ट फॉर्म में थे, वर्ब के पहले आकर के अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं तो हम लोगों ने इसको सब्जेक्ट के रूप में जोड़ दिया। तो आपने क्या देख लिया कि नाउन से नाउन जोड़े जा सकते हैं एंड से। सी teaches him and me, यहां पे him and me, एंड से आप लोगों ने दो ऑब्जेक्ट जोड़ दिए प्रोनाउन के रूप में। ठीक है ना। वर्ब वाला तो प्रॉब्लम है ही नहीं, आप लोग सब जानते होंगे कि जब बहुवचन करता आएगा तो क्रिया तो बहुवचन आनी ही आनी है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब देखो आगे एंड में हम लोग दो एडजेक्टिव की बात करते हैं। She is intelligent and clever। यहाँ पे इंटेलिजेंट और क्लेवर जो दो शब्द हैं, यहाँ पे दो एडजेक्टिव्स हैं जिनको मैंने जोड़ दिया।
दो एडजेक्टिव्स हैं जिनको मैंने जोड़ दिया। ऐसा ही मैं दो वर्ब के साथ कर सकता हूं कि शी इज सिंगिंग एंड dancing at a time, यानी एक बार में on the stage, या she is singing and dancing at a time, एक बार में वो गा भी रही है, वो नाच भी रही है। ये दो वर्ब हो गए singing and dancing। यहाँ पे आप लोगों ने दो वर्ब को कंबाइन कर दिया। तो कहना इतना ही है कि आप एंड से दो एडजेक्टिव्स को, दो नाउन को, दो प्रोनाउन को जोड़ सकते हो, दो वर्ब को जोड़ सकते हो। अब इसके बाद बात आती है दो फ्रेजेस को जोड़ने की। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूं। दो फ्रेजेस को जोड़ने की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे आपने कहा इन टाइम एंड ऑन टाइम आर फ्रेजेस। ये इन टाइम और ऑन टाइम फ्रेजेस होते हैं भाई। एक तो ये इन टाइम को भी फ्रेज कहते हैं और ऑन टाइम को भी फ्रेज कहते हैं। और बस इतना ही कहा कि इन टाइम और ऑन टाइम फ्रेज होते हैं, ये बात मैंने एंड से जोड़ के रख दी। ऐसा मैं दो क्लोजेज को, ये तो देखो ये जुड़े हैं, उनको मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको बाद में समझ में आता रहे कि ये क्या चीज है। ये फ्रेज था और ये फ्रेज था और इन दो फ्रेज को जोड़ा है, इसलिए कहा है एंड से जोड़ने के लिए कि फ्रेज से दो मतलब दो फ्रेज भी जोड़े जा सकते हैं एंड से। फिर इसके बाद में है अगला, जैसे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो वेयर ही गोज एंड वॉट ही डज। वॉट ही डज, मुझे नहीं पता जहां वो जाता है, जो वो करता है, ये सारी बातें मुझे नहीं पता। यहां पे आपने एंड से दो क्लोजेज को जोड़ दिया। याद रहे ये क्लोज है, उसको जोड़ा है आपने दूसरे क्लोज से। तो सिर्फ इतना ही कि इसके अंदर आप लोग फ्रेजेस को और क्लोजेज को जोड़ सकते हो। अभी सिर्फ शब्दों को कंबाइन करने की बात कर रहा हूं। इससे आगे की जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो सारी की सारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो जो नेक्स्ट क्लास आएगी आपकी कल, तब देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे हम लोग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।